नमस्कार साथियों। बिहार में सरकार का गठन होना है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार, जो कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे, अजय थे मुख्यमंत्री के पद पर, वो इस्तीफा दे चुके होंगे और अब नई सरकार का गठन होगा। कल यानी कि 20 तारीख को, 20 नवंबर को नीतीश कुमार पुनः 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले सकते हैं। ये तथ्याधिक नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तथ्यों पर बात करते हैं और आंकड़ा, अनुमान सब पलट जाया करते हैं। जो दो उप मुख्यमंत्री थे भाजपा की तरफ से, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, 7वें फेल सम्राट चौधरी जी, वो दोनों भी शपथ लेंगे। साथ ही साथ एक दलित जाति के उप मुख्यमंत्री पर विचाराधीन है पूरा का पूरा एनडीए, और देखना है कि वो दलित जाति का उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान की पार्टी से कौन, या संभवतः चिराग पासवान ही कौन बनता है, ये भी देखना होगा। लोग कयास यहाँ तक लगा रहे हैं कि चिराग पासवान को दलित जाति का बड़ा लीडर घोषित करने की कवायद में एनडीए लगा हुआ है, और उसका परिणाम हो सकता है कि एक बिहार में उनको लाकर स्थापित किया जाए और केंद्र का जो मंत्री पद है उनका, उसको किसी और को सौंपा जाए, या इनका जो केंद्र का मंत्री पद है वो बरकरार रहे, किसी और प्रत्याशी या किसी और विधायक को जो कि एलजेपी का हो, यानी कि रामविलास पासवान जी की पार्टी का हो, उसको उप मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित किया जाए, बैठाया जाए। क्या होगा मुझे नहीं पता, क्यों होगा ये भी नहीं पता, लेकिन जो बात मुझे पता है वो ये है कि बिहार में कल 20 नवंबर को गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, साथ में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चुनाव प्रभारी, चुनाव प्रबंधन देख रहे लोग और एनडीए के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। बिहार के भी कई सारे विधायक और जितने भी आमंत्रित लोग रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे, वो सब इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी को भी ये निमंत्रण भेजा गया है, सोनिया गांधी को भी ये निमंत्रण भेजा गया है, और तेजस्वी यादव, जो कि करारी हार जिनकी हुई है, कांग्रेस जिनकी करारी हार हुई है, 6 सीटों पर सिमट गए हैं, उनको भी ये आमंत्रण पत्र भेजा गया है, निमंत्रण भेजा गया है, वो भी शामिल हो सकते हैं। अब देखना है होते हैं कि मन मुटाव के तहत अपने मन का मुटाव रखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों की करारी हार हुई है, ये तथ्याधिक है। अभी जो आपको समझना है वो ये है कि बिहार में इस समय पारिवारिक कलह मचा हुआ है। पारिवारिक कलह राजद में मचा हुआ है, राजद में यानी कि लालू परिवार में मचा हुआ है, जिनकी सबसे बड़ी बेटी जो हैं मिशा भारती, वो सांसद हैं पाटलिपुत्रा से, वो भी परिवार से चप्पल ना खाना पड़े इसके डर से भाग चुकी हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। उनकी जो बड़ी बेटी हैं रोहिणी आचार्य, मतलब दूसरे नंबर की बड़ी बेटी हैं रोहिणी, वो भी दिल्ली भाग चुकी हैं, संभवतः वो सिंगापुर भी चली गई होंगी, क्योंकि उनको भी चप्पल से मारा गया है। चप्पल से मारा किसने है? चप्पल से मारा गया है संजय यादव के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रोहिणी आचार्य कह रही हैं। अब ये तथ्याधिक नहीं है, इसलिए हम इसको प्रत्यक्ष प्रमाणित ढंग से नहीं बता रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने मारा है। अब किसने मारा है? संजय यादव ने मारा है, तेजस्वी यादव ने, ये उन दोनों का मामला है और उनके पारिवारिक मामले हैं। लेकिन ये राजनीतिक पटल पर आ गए हैं, मीडिया के सामने आ गए हैं, तमाम संस्थान इसकी अपने अपने ढंग से विवेचना कर रहे हैं, तो नेटवर्क भारत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसकी विवेचना करें, तो इसके लिए हम कर रहे हैं। अब लालू परिवार में ये कलह का मुख्य कारण क्या है, ये आपको समझना है। सबसे पहले तो लालू परिवार में पहले जो जानकार लोग हैं वहाँ के, वो तमाम बड़े पत्रकार भी हैं उनमें से, उन्होंने हमें बताया कि लालू परिवार में कम से कम 7 जगह टिकट वितरण हुआ करता था आज से पहले, यानी कि 2020 में भी यही हुआ, 2015 में भी यही हुआ, और उससे पहले 2010 में भी यही हुआ था। मतलब टिकट वितरण के लिए एक जगह लोग नहीं बैठते थे, पूरे परिवार के सभी लोगों के पास, जिसको जहाँ से टिकट मिलना है वो 7 लोगों के पास तय होता था। 7 लोग अलग अलग ढंग से अपने अपने हिसाब से पैसा लेते थे, ऐसा आरोप तमाम लोग लगाया करते हैं।
तो उन्हीं आरोपों के बीच ये बात कही जा रही है कि रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं, उन्होंने टिकट इस नाम पर बेचा है और टिकट बेचने का जो पैसा मिला है उसके लिए अपने पिताजी को अपनी किडनी समर्पित की है। मेरा मानना ऐसा नहीं है। संभवतः ये इमोशनल, बेटियों के साथ पिता का ज़्यादा इमोशनल बहुत होती हैं बेटियां, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये किडनी दी होगी। लेकिन अब उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, ये शर्मसार कर देने वाले आरोप हैं, अप्रत्याशित हैं। ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए, क्योंकि किसी बेटी के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो अपनी किडनी अपने बाप को दे और उसके बाप या उसके परिवार के लोग उसकी किडनी को गंदा बताएं, बेटे सामने आकर किडनी ला दे। तो ये एक अप्रत्याशित ही है कि उसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे। जो भी उन पर ये आरोप लगा रहे हैं उनका खंडन करना चाहिए, तमाम लोगों को सामने आकर उनको दिलासा देनी चाहिए, क्योंकि बेटी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। वो छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। किसी को किडनी डोनेट करना, मतलब आज जब किडनी लोग आईफोन के लिए बेच रहे हैं, किडनी लोगों की चुरा रहे हैं, किडनी की होड़ मची हुई है, किडनी के नाम से इतनी सारे मीम्स और इतने सारे शॉर्ट्स वायरल होते रहते हैं, तब हमें ये समझना होगा कि किडनी की कितनी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी है। किडनी से हो क्या सकता है। किडनी अगर लोगों के शरीर में रहे तो उसकी ज़िंदगी कितनी आगे तक और बढ़ सकती है। लालू प्रसाद यादव जो आज जिंदा हैं, संभवतः ये रोहिणी आचार्य की किडनी की वजह से भी हो सकते हैं। तो इसको अन्यथा नहीं लेना है, एकदम इग्नोर नहीं करना है। उनका ये जो बलिदान है, त्याग है, वो बहुत बड़ा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये काम तेजस्वी यादव भी कर सकते थे, तेज प्रताप भी कर सकते थे, लेकिन दोनों ने नहीं किया। और भी बेटियां हैं, चंदा देवी हैं, राजेश्वरी हैं, पता नहीं कौन कौन हैं, मीशा भारती जी हैं, रोहिणी जी हैं। तो ये तमाम जो बेटियां हैं वो भी कर सकते थे, लेकिन इसको रोहिणी आचार्य ने ही किया, तो उनका समर्पण है अपने पिता के प्रति, ये दर्शाता है। लेकिन इसके साथ जो एक बात जोड़ा जा रहा है कि टिकट में जो पैसा प्रत्याशियों ने दिया उसके लिए रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी अपने पिताजी को दी, ये थोड़ा सा गलत इल्ज़ाम हो जाएगा। तो ये इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए, बचना चाहिए जो तमाम लोग लगा रहे हैं। अब कुछ ज्ञान चक्षुधारक पत्रकार और तमाम मुख्य धारा के लोग इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा अब लालू परिवार का। तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, इन जो तमाम ये पार्टी हैं, दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हुई, चाहे सपा हुई, चाहे वो आरजेडी हुई, या तमाम पार्टियां जो भी देश में सक्रिय हैं, उनकी शिवसेना हुई, ये जो दूसरे पीढ़ी की सत्तावत चली आती है, मतलब इनके परिवार के परिवार बेटे पोते नाती सब राज करते चले आते हैं, तो वो ठीक नहीं बैठता है। एक बार आपने ये देखा कि राजीव गांधी को प्रचंड जीत मिली, प्रचंड बहुमत मिला, तो उनके साथ उनकी माँ और भाई का इमोशन था। पूरा देश इस बात से दुखी था कि वो स्वीकारे, मजबूर था, राजीव गांधी के दुख में उनके साथ रहे, इसके लिए मजबूर था। लेकिन हर बार हर परिवार में अगर विखंडन के बाद उनको प्रचंड जनादेश दे दे और परिवारवाद को स्वीकार कर ले देश, तो ये नहीं करता देश। आप देखिए, आप गांधी परिवार देख लीजिए, देश ने नकार दिया पूरी तरह से, ठीक ठाक नकार दिया भाई। 400 सीटें कहाँ 100 पे नहीं है, तो ठीक ठाक नकार दिया। कहाँ पूरे बिहार में सरकार हुआ करते थे, कहाँ 6 विधायक हैं, तो नकार दिया सीधे तौर पर। उसके अलावा आप मुलायम परिवार को देख लीजिए, जितने भी योग्य लोग हैं, जितने भी योग्य यादव पैदा हुए, सब मुलायम परिवार में पैदा हुए, सैफई में ही पैदा हुए, एक ही गांव में, एक ही घर में पैदा हुए। जितने भी उत्तर प्रदेश में योग्य यादव थे वो सैफई परिवार में पैदा हुए, एक ही घर में पैदा हुए, चाहे वो डिम्पल हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे शिवपाल के बेटे हों, चाहे एक और साहब हैं वो हो, सब अखिलेश के परिवार में पैदा हुए, जितने योगी यादव हैं। बाकी पूरे प्रदेश में जितने भी 37 सांसद हैं, उनमें से कोई योगी यादव नहीं मिला और यादवों को लड़ाया ही नहीं गया। 5 यादवों को टिकट दिया गया, 5 जीत कर आए और एक ही परिवार के यादव हैं। तो मतलब योग्यता एक परिवार में होती है और इसीलिए पूरा देश, पूरा राज्य परिवार को नकार देता है। आप देखिए, विखंडन हुआ, टूट फूट हुई, भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ पाए,
सत्ता गवा बैठे। उसके बाद आप बिहार चले चलिए, बिहार में भी वही हाल। बिहार में भी लालू परिवार में टूट हुई, तेज भाई अलग हुए, उसके बाद रोहिणी दीदी और ये मीसा भारती, किसी संजय ने आकर खेल बिगाड़ा और उसके बाद फिर हो गया कांड। ये सत्ता में स्थापित ही नहीं हो पाए, जमानत तो बच्ची इनकी, लेकिन हार गए, पूरा सब कुछ मामला गड़बड़ा गया। अब उसके अलावा आप चलिए महाराष्ट्र चलिए, उद्धव ठाकरे चले गए, उद्धव ठाकरे चले गए, आदित्य ठाकरे भी चले गए, कोई फेस वैल्यू नहीं है, राज ठाकरे की कोई योग्यता नहीं है। बाला साहब ठाकरे तेज थे तो वो सरकार बना रहे थे, उनकी कुर्सी पर बैठ रहे थे, मुख्यमंत्री बन रहे थे। अभी उनकी विरासत किसी और को मिल गई तो किसी और के पास सत्ता है, शिवसेना के पास कहाँ सत्ता है। आप चलिए, परिवार का उदाहरण आपको देखना, मतलब एक दल का उदाहरण देखना। आप चलिए ममता दीदी के यहाँ चलिए, ममता दीदी के पास अभी एक मुठ सत्ता है ना, क्यों है? क्योंकि उनकी सत्ता में अभी परिवारवाद नहीं घुसा। आप आइए बिहार, नीतीश कुमार की परिवारवाद नहीं घुसा, नीतीश कुमार एक छत्र राज कर रहे हैं ना बिहार में, तो जिनके भी दल में परिवारवाद घुस जाएगा। आप चलिए जयंत चौधरी, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, मायावती निपट गए ना, कोई योग्यता नहीं है। अब दादा प्रधानमंत्री रहे होंगे, अभी कुछ नहीं है ना, एक दो सांसद की औकात रह गई है। तो मतलब ये होता है, लोग ये समझते हैं कि उनको किसको पक्ष में बैठाना है, किसको रोड पे खड़ा करना है, किसको सरकार में बैठानी है, किसको विपक्ष में रहना है, ये लोग तय करते हैं, हर बार तय करते हैं। ये आपको अप्रत्याशित नहीं लगना चाहिए, वो देखते रहते हैं किसको कहाँ बैठाना, वो जानते हैं। तो यही हो रहा है, इसमें आश्चर्य मानने वाली बात नहीं है। हालांकि ये परिवार के कलह से थोड़ा सा बचना चाहिए इन लोगों को, और ये सोशल मीडिया पर ही आजकल परिवार के सारे मामले ऊपर आते हैं और बहते हैं, देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, सुने जाते हैं, और यही पंचायत होती है, टीवी पे डिबेट होती है और तमाम लोग इसकी अपने अपने ढंग से आकलन करते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा बता दें आपको। बाकी आपकी इन सब पर प्रतिक्रिया क्या है? नीतीश कुमार क्या सही में 20 नवंबर 2025 को दोबारा क्या 10वीं बारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं? क्या वो अभी भी 10वीं बारी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे और अपने इस 5 साल के अजय कार्यकाल को पूरा करेंगे, या एक बार फिर पलटी मारकर 11वीं बारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? वो तो अप्रत्याशा है, आगे देखना है क्या क्या होता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस शपथ ग्रहण समारोह के बारे में?